आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस में। फिर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैमार्कवाद। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। और कंप्यूटर जी टॉपिक लगाइए। फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैमार्क ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या की, जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। लैमार्कवाद क्या है? सन 1809 में जो विकास की वैज्ञानिक व्याख्या की गई उसे ही लैमार्कवाद कहते हैं। इसे फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने की। उन्होंने अपने नाम पर इसको जो है आधारित किया। तो देखिए कैसे लैमार्क के लक्षण क्या थे। लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि नंबर 1, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा बताया अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है। तीसरा बताया अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। चौथा लक्षण क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। देखिए कैसे लैमार्क ने अपने उदाहरण को प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी कैसे हुई या कारण इसका क्या था, देखते हैं। तो लैमार्क ने क्या कहा? लैमार्क के मतानुसार जिराफ का विकास छोटी गर्दन वाले तथा छोटे कद के पूर्वजों से हुआ है, जो अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस खाते थे। जलवायु के शुष्क होने पर मैदान में घास फूस सूखने लगी। अब उनका पेट भरने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी टांगों को उचकाकर पत्तियों तक पहुंचने का प्रयत्न करना पड़ता था। अतः गर्दन और अगली टांगों के अधिकाधिक उपयोग से इनकी लंबाई पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई। आजकल अफ्रीका के मरुस्थल में लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जिराफ इन्हीं परिवर्तनों का फल है। यानी कहने का मीन्स ये हो गया, लैमार्क के अनुसार जिराफ के जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन वो जंगलों में रहते थे। जब ज़मीन की वनस्पतियां सूख गईं, इसके बाद वे पेड़ पौधों पर निर्भर होने लगे। इसके लिए उन्हें अपनी गर्दन और टांगों को, आगे की टांगों को खींचना पड़ता था। तो इस वजह से हुआ क्या कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनकी आगे की टांगों में और गर्दन में जो है वृद्धि होती चली गई। आज उसी के कारण जिराफ की गर्दन लंबी और उनकी अगली टांगें कुछ लंबी होती हैं। और दूसरा उदाहरण उन्होंने सांप के पैर का दिया। इस प्रकार लैमार्क ने अंगों के निरुपयोग के उदाहरण को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सांप में टांगों का विलोप वातावरण के प्रभाव के कारण हुआ। यानी सांप की टांगें जो गायब हो गई उसका कारण था वातावरण का प्रभाव। सांप के लंबे शरीर को झाड़ियों में रेंग कर चलने में, बिलों के अंदर घुसने में टांगें बाधा उत्पन्न करती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का उपयोग बंद कर दिया और उनकी ये जो टांगें थी वो धीरे धीरे छोटी होती गई और अंत में विलुप्त हो गई। यानी जिन अंगों का उपयोग नहीं किया गया वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। इस प्रकार से उन्होंने अंगों के निरुपयोग का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। तो आइए हम लोग लैमार्कवाद के जो है आलोचना पढ़ते हैं कि इनकी इसमें कमियां क्या क्या हैं। तो देखिए आगे क्या है कि इनकी सबसे पहली कमी क्या थी? निरंतर अभ्यास से पहलवानों की पेशियां सुविकसित हो जाती, परंतु पहलवान के पुत्र में पिता के समान बलिष्ठ पेशियों का अभाव होता है। यानी कहने का मीन्स ये हो गया, अगर किसी पहलवान की जो है मांसपेशियां पुष्ट होने के बावजूद उसके बेटे की मांसपेशियां पुष्ट नहीं होती, यानी ये अनुवंशिक एक प्रकार का लक्षण नहीं है। दूसरा, इसी प्रकार अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती है। यदि युद्ध में किसी सैनिक का कोई अंग नष्ट हो जाए तो वह संतान में अपने पूर्ण रूप में विकसित बन जाता है। यानी कहने का मीन्स ये हो गया कि किसी सैनिक का अगर कोई अंग कट जाता है लेकिन उसकी संतान सदैव पूर्ण अंग से पैदा होती है, ये उसका लक्षण नहीं है। 4 है, चीन में बालिकाओं को बचपन से ही लोहे के जूते पहनाकर पैर छोटे रखे जाते हैं, लेकिन सदियों बाद भी आज भी बालिकाओं के जन्म के समय सामान्य पैर होते हैं, ये भी उसका लक्षण नहीं हुआ। भारत में बालिकाओं के कान व नाक छेदने की प्रथा बहुत पुरानी है, फिर भी जन्म के समय नाक व कान में छिद्र नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर लैमार्कवाद पूर्ण रूप से गलत हो गया। डार्विनवाद को पढ़ने के लिए हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। धन्यवाद।